दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/रेडियो उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से भारत में मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या पर किया गया सवाल। मुंबई की एक व्हीलचेयर यूजर ने दिलाया शहर का पहला पूरी तरह डिसेबल फ्रेंडली रोड। गोवा में सरकारी कामकाज के लिए डिसेबल्स फुल बॉडी फोटोग्राफ की जगह अब दे सकेंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दिलचस्प खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस सीख रही साइन लैंग्वेज। यूपी के पॉपुलेशन बिल को मिला सुझाव, 2 बेटियां या 1 दिव्यांग बच्चे के होने पर तीसरे बच्चे की हो अनुमति। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल ID admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं, और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं गौरी कुबेर और आप इस समय सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। आइए सुनते हैं खबरें कुछ विस्तार से।
दोस्तों आइए अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस क्यों सीख रही है साइन लैंग्वेज। दोस्तों एमपी पुलिस के इंदौर संभाग के सभी अधिकारियों को सांकेतिक भाषा सीखने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि बोलने और सुनने में अक्षम जनता की भी मदद की जा सके। ये देश में अपनी तरह की पहली ही पहल है। इंदौर जोन के आईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्रा के निर्देश पर ये पहल की जा रही है। साइन लैंग्वेज विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र पुरोहित और मोनिका पुरोहित पुलिस कर्मचारियों को साइन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तथा संचार के तरीके सीखने में उनकी मदद कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों को बोलने और सुनने में अक्षम लोगों को न्याय प्रदान करने का महत्व सिखाया गया। प्रशिक्षण में पुलिस कर्मियों को बताया गया कि अगर ऐसे लोग थाने में शिकायत दर्ज करने आते हैं तो उन्हें कैसे संभाला जाए। आईजी मिश्रा ने कहा कि हर थाने के कुछ पुलिस कर्मियों को ये भाषा सीखनी ही चाहिए। मध्य प्रदेश के हर एक जिले में कम से कम एक हेल्प बूथ स्थापित किया जाएगा ताकि साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले लोग अपनी बात खुद ही पुलिस को समझा सके। आईजी ने आगे ये स्पष्ट किया कि वर्तमान में इंदौर के तुकोगंज थाने में सुनने एवं बोलने में अक्षम लोगों के लिए सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। एमपी पुलिस के इंदौर विभाग के खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, बाड़वानी, बुरहानपुर और अलीराजपुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मचारियों को भी अब सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यूपी के पॉपुलेशन बिल को मिला सुझाव, 2 बेटियां या 1 विकलांग बच्चा होने पर तीसरे बच्चे की अनुमति। दोस्तों आजकल यूपी का पॉपुलेशन बिल काफी चर्चा में है। आइए सुनते हैं इसी से जुड़ी एक खबर। यूपी की जनसंख्या के नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण के इस विधेयक का उद्देश्य है 2 से ज्यादा बच्चों वाले दंपतियों को केवल सीमित सरकारी लाभ देना, जिससे राज्य में प्रजनन दर को कम किया जा सकेगा और अधिकतम लोगों को 2 ही बच्चों तक सीमित रखा जाएगा। दोस्तों इस बिल में एक सुझाव दिया गया है कि जिनको 2 लड़कियां हैं या पहले 2 बच्चों में से 1 विकलांग है, उन्हें तीसरे बच्चे की अनुमति दी जाए। दी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की यूपी की अध्यक्षा मधु गर्ग जी ने कहा है कि ऐसे सुझावों को बिल में जगह नहीं देनी चाहिए। इससे साफ साफ दिखता है कि सरकार बेटी की जगह बेटा होने को ज्यादा जरूरी मानती है। ऐसे जोड़ों को जिनको 2 बेटियां हैं या 1 विकलांग बच्चा है, उन्हें तीसरे बच्चे की अनुमति देना यानी बेटे को प्रेफरेंस देने जैसा है। दोस्तों ये बात तो सिर्फ एक सुझाव के रूप में यूपी लॉ कमीशन को दी गई थी। ऐसे लगभग 8,500 और सुझाव कमीशन को मिले थे। इन सभी सुझावों को पैनल ने 53 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है। इस विधेयक को 9 जुलाई को पैनल ने वेबसाइट पर अपलोड किया था, जिसमें जनता ने 19 जुलाई तक अपने सुझाव भेजे। राज्य विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति AN मित्तल, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, वे इस विधेयक का मसौदा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य विधि आयोग को व्यापक सुझाव मिले हैं। उन्होंने उन माता पिताओं को तीसरे बच्चों की अनुमति देने का सुझाव दिया है जिनकी पहले से 2 बेटियां हैं। उन्होंने कहा है कि मसौदा अब पूरा हो चुका है और पैनल जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिपोर्ट सौंपने के लिए कहेगा। गोवा में सरकारी कामों के लिए विकलांग जन फुल बॉडी फोटोग्राफ की जगह दे सकेंगे केवल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दोस्तों GHRC यानी कि द गोवा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि विकलांगों के मानवता अधिकारों के तहत अब केवल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी सरकारी कागजातों के लिए स्वीकार किया जाएगा। विकलांग जनों से फुल बॉडी फोटोग्राफ की मांग करना उनके मानवता अधिकारों का उल्लंघन होगा। मानवाधिकार आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि GMC यानी गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये सुनिश्चित करे कि विकलांगता प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज केवल पासपोर्ट साइज फोटो के आधार पर ही बनाए जाए।
दोस्तों, विकलांगता अधिकार अधिनियम 2017 के अनुसार ऐसा करना दिव्यांग जनों के अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। जस्टिस यू बाकरे, डेस्मंड डिकोस्टा और प्रमोद भी कामत की बेंच के पास ऐसे कुछ मामले आए थे जिसमें सरकारी अधिकारियों ने फुल बॉडी फोटोग्राफ की मांग की थी, तो इसे विकलांग जनों के अधिकारों तथा प्राइवेसी का उल्लंघन माना गया। दोस्तों, इससे संबंधित नियम 15 जून 2017 के ऑफिशियल गैजेट में भी छाप दिए गए थे, जिससे ये पूरे भारत में लागू किए जाए, न केवल गोवा तक सीमित रहे। इसके बाद भी शिकायतों का ये सिलसिला जारी रहने पर 31 दिसंबर 2018 को मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ जीएमसी ने एक नोटिस निकालकर ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के सभी डॉक्टर्स को इसकी फिर से एक बार याद दिलाई थी। फिर भी फरवरी 2019 से ये मामले फिर से बढ़ने लगे। गोवा डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन के सचिव मिस्टर एल्विनो डीसा ने कहा है कि जीएचआरसी यानी गोवा ह्यूमन राइट्स कमीशन को उन्होंने अपनी और अपने जैसे अन्य दिव्यांगों की शिकायत प्रस्तुत की है। आइए सुनते हैं दोस्तों, हाल ही में इंग्लैंड में की गई एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार विकलांग महिलाओं द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोप अदालत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में इंग्लैंड ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी ONS ने नवीनतम आंकड़े साझा करते हुए बताया कि इंग्लैंड और वेल्स में विकलांग महिलाओं पर यौन हिंसा पिछले 6 वर्षों में दुगनी से भी अधिक हो गई है। विकलांग पीड़िताओं की ओर से काम करने वाले एक समूह ने एक अभियान चलाते हुए दोषियों की सजा और अधिक कड़ी करवाने की मांग की है। ONS के 2014 के आंकड़ों के अनुसार 2.6% विकलांग महिलाओं का उत्पीड़न हुआ था, लेकिन मार्च 2021 में ये दर दुगनी से भी अधिक बढ़कर 5.7% हो गई है। इस सर्वेक्षण के दौरान कई पीड़ित विकलांग महिलाओं से बात की गई। उनमें से कईयों ने ये शिकायत की कि पुलिस और मीडिया उनके केस को ठीक से हैंडल नहीं कर रहे थे। दोस्तों, इंडियन रेलवेज को बनाया जा रहा है विकलांगों के अनुकूल। PIB दिल्ली द्वारा रेलवे को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट। विकलांगों के लिए रियायती ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। गैर उपनगरीय वर्गों में चलने वाली सभी ट्रेनों में स्लीपर क्लास में 4 बर्थ और AC में 2 बर्थ के आरक्षण के कोटे का विस्तार किया जा रहा है। ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा दिव्यांगों को निचली बर्थ का आवंटन किया जाएगा। गरीब रथ के SLRD कोचों में विकलांगों के लिए आरक्षित आवास का निर्धारण भी किया जा चुका है। मांग और उपलब्धता के आधार पर आरक्षण खिड़की यानी कि रिजर्वेशन काउंटर पर एक PRS यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यात्री आरक्षण प्रणाली अलग से चलाई जाएगी, जिसके द्वारा दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, सांसदों, विधायकों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों को आरक्षण प्राप्त कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर विकलांगों तथा वृद्ध गरीबों के लिए व्हीलचेयर सेवा तथा यात्री मित्र सेवा दी जाएगी। IRCTC के माध्यम से व्हीलचेयर की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। ये सुविधा वर्तमान में 22 स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। PWD और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बैटरी चालित वाहनों का प्रावधान भी किया जा चुका है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और बेहतर यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए LFB यानी लिंक हॉफमैन बुश कोचों का प्रसार किया है और तदनुसार इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF डिजाइन कोचों के साथ चलाने जाने वाली ट्रेनों को एक चरण में LBH कोच में परिवर्तित किया जा रहा है। परिवर्तन योजना के शुरुआती दौर में दिव्यांगजन अनुकूल कोच उपलब्ध न होने के कारण LHB कोचों के साथ चलने वाली ट्रेनों में दिव्यांगजन अनुकूल कोच नहीं जोड़े जा सके। हालांकि ऐसे कोच अब उपलब्ध हो गए हैं। ये जानकारी रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक
एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विन वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं एक प्रेरणादायी खबर। मुंबई की एक व्हीलचेयर एक्टिविस्ट ने दिलाया शहर को एक पूरी तरह से डिसेबल्ड फ्रेंडली रोड। दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित एक एक्टिविस्ट बीएमसी के पीछे ही पड़ गई और उन्होंने विले पार्ले में एक सड़क पूर्ण रूप से एक्सेसिबल बना दी। एक्टिविस्ट जास्मिन खन्ना के अटूट प्रयासों की वजह से अब नेहरू रोड के 400 मीटर के हिस्से में व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए स्पर्श संकेतों के साथ एक व्यापक फुटपाथ बनकर तैयार है। जस्मीना खन्ना अब शहर की अन्य सड़कों तक पहुंच पर जोर दे रही है। पेशे से एक सॉफ्टवेयर परीक्षक जस्मीना ने कहा कि कुछ साल पहले केंद्र सरकार द्वारा पहुंच के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। जस्मीना ने अपने विदेश के दौरे के समय महसूस किया कि कैसे वहां पर विकलांगजनों को ध्यान में रखकर नियोजनबद्ध तरीके से काम किया जाता है। साल 2018 में उन्होंने और उनके फिजियोथेरेपिस्ट संकेत खाडिलकर ने विले पार्ले ईस्ट में एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के नतीजों को लेकर वे बीएमसी के पास पहुंचे और वहां एक आर्किटेक्चर फर्म को साथ लेकर एक समावेशी परियोजना बनाई। आखिरकार बीएमसी ने इस पर काम शुरू कर दिया। बीएमसी से सहायक अभियंता श्री संभाजी दोरगुड़े ने कहा कि हमें कई अड़चनें हटाकर फुटपाथ को 2 मीटर से अधिक चौड़ा करना पड़ा। दुकानदारों का अतिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट भी हटाना पड़ा था। म्युनिसिपल टीम ने पेवर ब्लॉक्स को हटाकर कंक्रीट का काम किया। फुटपाथ पर टैक्टाइल इंडिकेटर्स लगाए गए। स्ट्रीट लाइट्स, इलेक्ट्रिक बॉक्सेस और पेड़ों के इर्द गिर्द वार्निंग साइंस भी लगाए गए। लॉकडाउन लगने से पहले ही ये पूरी टीम एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलकर आई थी, जिन्होंने मामले को गति प्रदान करते हुए सभी आवश्यक अनुमति पत्र तैयार किए और वितरित किए। इस काम में एक मुश्किल उन सड़क विक्रेताओं से भी हुई जो धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस आ रहे थे। अब बारिश के बाद बचा हुआ काम पूरा कर दिया जाएगा। जस्मीना अब पास के ही जूहू और अंधेरी में ये काम शुरू करवाने के लिए अपने प्रयास शुरू कर चुकी है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, सिर्फ रेडियो डा। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए। जब से कंप्यूटर आया ना, ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। एनसीपीईडीपी की ओर से एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में 2021 के लिए एम फेसेस के सहयोग से यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड्स की घोषणा की जा रही है। आपको ये बता दें कि एनसीपीईडीपी सन 1996 से एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। डिसेबल्स के लिए ये एक्सेसिबिलिटी न सिर्फ शारीरिक रूप से
बल्कि मानसिक एक्सेसिबिलिटी की भी बात करती है। NCPEDP की ओर से एमफेसिस के सहयोग से 2021 के यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। ये अवार्ड्स 4 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जिनमें 3 कैटेगरीज उन डिसेबल्स के लिए होती हैं जो अलग अलग प्रोफेशनल कंपनीज या क्षेत्रों में एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में काम करते हैं। चौथी कैटेगरी की शुरुआत 2018 में स्वर्गीय श्री जावेद आबिदी के निधन के पश्चात की गई थी। इस कैटेगरी के तहत एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में एडवोकेसी करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। आपको ये भी बता दें कि ये अवार्ड्स एक्सेसिबिलिटी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रोत्साहन है। आइए आपको ये बताएं कि इन अवार्ड्स के अंतर्गत एक्सेसिबिलिटी में जिन क्षेत्रों को कवर किया जाता है। सबसे पहले बिल्ड एनवायरनमेंट, इसके बाद ट्रांसपोर्ट और तीसरे नंबर पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और इसके बाद एड्स एंड अप्लायंसेस। छठे नंबर पर जो कैटेगरी आती है वो है एडवोकेसी एंड पब्लिक पॉलिसी। इन अवार्ड्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2021 है और इस बार इन अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन फॉर्म्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए जा रहे हैं। कैंडिडेट्स फॉर्म भरते समय या अंग्रेजी या हिंदी इन दोनों भाषाओं में से किसी एक का चयन करें। आइए आपको जिस ईमेल आईडी पर नॉमिनेशन भेजना है वो ईमेल आईडी बता दें। इन अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन आप secretariat.ncpedp@gmail.com पर भी भेज सकते हैं या asifa.ncpedp@gmail.com पर भी आप अपने फॉर्म्स नॉमिनेशन के लिए भेज सकते हैं। चलिए आपको कराची पाकिस्तान के एक ऐसे दंपति से मिलाते हैं जो दृष्टिबाधित होते हुए भी होममेड फूड बेचते हैं। अली खान तरीन और फिजा हुसैन एक ऐसा दंपति है जो घर पर बनाकर फूड सप्लाई करता है। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को या अपनी डिसेबिलिटी को कभी अपनी मजबूरी नहीं समझा, बल्कि इसे अवसर बनाया और यहाँ तक कि वे दूसरे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भी इस प्रोफेशन को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये दंपति पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल फूड और फास्ट फूड, होममेड फूड सेल करता है। फिजा हुसैन ने MM न्यूज से बात करते हुए ये कहा कि दृष्टिबाधित होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वे अपने सपनों को साकार न करें। फिजा के मुताबिक कुकिंग उनका पैशन है, जुनून है और जो लोग ये समझते हैं कि दूसरे दृष्टिबाधित व्यक्ति इस प्रोफेशन को नहीं अपना सकते, वे गलत सोचते हैं। इस संदर्भ में अली तरीन कहते हैं कि हमें दूसरे दिव्यांगजन को इस ओर प्रेरित करना चाहिए और उन्हें अवसर प्रदान करने चाहिए। अली तरीन कहते हैं कि उन्हें ये आइडिया एक इवेंट डाइनिंग फ्रॉम द डार्क से आया, जहां उन्होंने लोगों को फास्ट फूड सर्व किया था। लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया और इसके बाद अली तरीन कहते हैं कि उन्होंने फूड ऑर्डर्स लेने शुरू किए थे। फिजा हुसैन ने कहा कि वे दूसरे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भी इस प्रोफेशन में ट्रेन करना चाहते हैं, इसलिए वे अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस भी आयोजित करवा रहे हैं ताकि दूसरे दृष्टिबाधित व्यक्ति भी एंटरप्रेन्योरशिप के तहत इस प्रोफेशन को अपना सकें और दूसरे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अवसर प्रदान कर सकें। नैब दिल्ली की ओर से हर साल की तरह इस बार भी संजय टंडन मेमोरियल स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये फॉर्म्स सिर्फ दिल्ली NCR के स्टूडेंट्स के लिए होंगे। दिल्ली NCR रीजन के वे स्टूडेंट्स जो 12th पास हैं और जो अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। आपको बता दें कि ये छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप स्वर्गीय श्री संजय टंडन के नाम पर नैब दिल्ली की ओर से प्रदान की जाती है। इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए आप नैब दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं और उनके द्वारा दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 अगस्त 2021 है। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही ऑनलाइन और टेलीफोनिक इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप नैब दिल्ली के टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 1800-532-0469। आप ईमेल भी कर सकते हैं helpline@nabdelhi.in पर।
तमिलनाडु के 12वीं के विकलांग छात्रों को पास डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में जारी हुए एक सरकारी आदेशानुसार तमिलनाडु में 12वीं कक्षा के सभी विकलांग छात्रों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। इनमें प्राइवेट स्कूलों में और स्पेशल स्कूलों में जाने वाले सभी विकलांग छात्र मौजूद है। इन छात्रों के मार्क्स के बारे में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी जानकारी बाद में घोषित करेगा। तमिलनाडु राज्य में कुल 39,579 प्राइवेट कैंडिडेट्स में से 313 कैंडिडेट्स विकलांग हैं। इन उम्मीदवारों को पूरक परीक्षाएं लिखने से छुट्टी दी गई है। विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम की सराहना की है। विकलांग अधिकार गठबंधन के सदस्य आर सतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में पिछले साल ही सरकार को लिखा था। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि 10वीं और 12वीं के ज्यादातर विकलांग छात्र प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं। हमने रिमाइंडर भेजने के बाद भी हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस जरूरी कदम के लिए हमने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां से भी कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला। 3 दिसंबर आंदोलन के अध्यक्ष श्री दीपक टी ने कहा कि उन्होंने भी कक्षा 10वीं के विकलांग छात्रों के लिए ऐसी ही मांग की थी। उन्होंने आगे कहा कि इसके पीछे हम साल भर से काम कर रहे हैं और हमें ये यकीन है कि सरकार इसे जल्द से जल्द अपनाएगी और लागू कर देगी। फ्रेंड्स, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से भारत में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं में हर एक राज्य में उपलब्ध बेड्स यानी बिस्तरों की संख्या पर सवाल किया गया। ये पूछा गया कि बेड्स कितने हैं और इनका ऑक्यूपेंसी रेट यानी कि अधिग्रहण का रेट कितना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने इस पर लिखित में उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। जिला अस्पतालों, राज्य मानसिक अस्पतालों, केंद्रीय अस्पतालों, निजी क्षेत्र के अस्पतालों आदि सहित विभिन्न माध्यमिक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं में मानसिक स्वास्थ्य रोगी सेवाएं प्रदान की जाती है। बिस्तरों की उपलब्धता और इनके अधिग्रहण का डेटा संस्थानों द्वारा बनाए रखा जाता है। हालांकि 3 मानसिक स्वास्थ्य संस्थान केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। इनके नाम कुछ इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी NIMHANS बेंगलुरु। दूसरा, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान यानी कि LGBRIMH तेजपुर असम। और केंद्रीय मनोरोग संस्थान यानी CIP कांके रांची। इन संस्थानों में बिस्तरों की कुल संख्या और अधिग्रहण यानी कि ऑक्यूपेंसी स्टेटस जो डॉक्टर भारती पवार ने अपने जवाब में बताया है वो कुछ इस प्रकार है। NIMHANS बेंगलुरु में कुल 944 बेड्स है जिसमें से ऑक्यूपेंसी रेट है 50%। LGBRIMH तेजपुर असम में 336 बेड्स हैं जिनका ऑक्यूपेंसी रेट है 30.03% और CIP कांके रांची में 643 बेड्स हैं जिनका ऑक्यूपेंसी रेट है 47.5%। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भारत का शिक्षा मंत्रालय पैंडेमिक के दौरान CWDs यानी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या प्रयास कर रहा है। फ्रेंड्स, हाल ही में एक्टिविस्टों द्वारा एक पत्र लिखकर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग से कुछ सीधे सवाल किए गए। इनमें पूछा गया कि क्या सरकार ने विकलांग बच्चों के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा को आसान बनाने के लिए कोई कदम उठाए। इसके साथ ही ये भी पूछा गया कि क्या सरकार त्वरित और आसान शिक्षा ग्रहण करने के लिए विकलांग बच्चों के लिए कोई एकीकृत डेटाबेस बनाने और बनाए रखने की योजना बना रही है। यदि हाँ, तो इसके लिए निर्धारित समय का ब्यौरा दिया जाए और अगर नहीं तो इसका कारण क्या है। दोस्तों, इन सवालों के जवाब में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने विस्तार से पत्र लिखा है और सूचित किया है कि शिक्षा संविधान की समावर्ती सूची में है।
और अधिकांश स्कूल संबंधित क्षेत्र राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं। पैंडेमिक से शिक्षा पर होने वाले असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार लगातार दिशा निर्देश, सलाह और बैठकों के माध्यम से प्रयास कर रही है। अब तक जारी दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार हैं। डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता गाइडलाइंस, CWD के लिए ई सामग्री विकसित करने के दिशा निर्देश, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया PM ई-विद्या नामक मल्टी मोड एक्सेस प्रोग्राम, जिसमें डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन एयर शिक्षा के प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही दीक्षा पर भी सभी वर्गों के छात्रों के लिए QR कोडेड एनर्जाइज्ड बुक्स भी उपलब्ध करा दी गई है। कक्षा 1 से कक्षा 12 के लिए एक स्वयं प्रभा टीवी चैनल निर्धारित किया जा रहा है। इसके अलावा रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, CBSE पॉडकास्ट की दिशा में पहल की जा रही है। दृष्टि और श्रवण बाधितों के लिए डिजिटल रूप से सुलभ सूचना प्रणाली यानी कि डेजी विकसित की जा रही है। NIOS वेबसाइट तथा YouTube पर साइन लैंग्वेज में वीडियोस भी उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने सांकेतिक भाषा वीडियो के विकास के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 25 फरवरी 2021 तक कक्षा 1 से 5 तक NCERT पाठ्यक्रम पर लगभग 300 वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं। इन्हें दीक्षा पर साझा किया जा रहा है और PM ई-विद्या DTH टीवी चैनलों पर भी प्रसारित किया जा रहा है। NCERT ने विभिन्न ग्रेड के 317 पाठ्यपुस्तक अध्यायों को ऑडियो पुस्तकों के रूप में रिकॉर्ड किया है और दीक्षा पर अपलोड किया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS ने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम और भारतीय सांकेतिक भाषा सहित निरंतर सीखने का समर्थन प्रदान करने के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के लिए PM ई-विद्या चैनलों पर 4 घंटे का दैनिक और 8 घंटे का लाइव कार्यक्रम देना शुरू कर दिया है। आधारित सामग्री पर अब तक 370 से अधिक लाइव सत्र पहले से ही शिक्षार्थियों के लिए प्रसारित किए जा चुके हैं। NIOS के शिक्षार्थियों के लिए 1064 से अधिक लाइव सत्र पहले से ही प्रसारित किए जा रहे हैं। NIOS विशेष रूप से सांकेतिक भाषा में श्रवण बाधित छात्रों के लिए 1 DTH चैनल का उपयोग कर रहा है। दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित छात्रों के लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेजी और सांकेतिक भाषा में अध्ययन सामग्री विकसित की गई है। दोनों NIOS वेबसाइट YouTube पर उपलब्ध है। CWSN के लिए 82 सांकेतिक भाषा वीडियो NIOS द्वारा दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। NIOS के माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की सामग्री के लिए सांकेतिक भाषा में 1 घंटे का कार्यक्रम 1 सितंबर 2020 से PM ई-विद्या चैनल 10 पर प्रसारित किया जा रहा है। माध्यमिक स्तर पर 20 विषयों और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 5 विषयों में पाठ्यक्रम सामग्री पहले से दीक्षा पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। CWSN के लिए 140 सांकेतिक भाषा वीडियो NIOS द्वारा दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग DEPWD छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रहा है। दोस्तों, जबकि कोविड-19 महामारी पूरी आबादी को प्रभावित कर रही है, बच्चों सहित विकलांग व्यक्ति अपनी शारीरिक, संवेदी और संज्ञात्मक सीमाओं के कारण इस बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील है। इसे ध्यान में रखते हुए DEPWD ने एज एंड अप्लायंस की खरीद फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता ADIP के तहत लाभार्थियों की पहचान और सहायता उपकरणों के वितरण के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल, मास्क, ग्लव्स और PPE किट के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान विकलांग बच्चों को योजना और ADIP समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत
सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण जारी है। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आवर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की, जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है, उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर। तो सुनना मत भूले बदलता दौर मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन। कम्युनिटी गलती सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। अगर आपके पास कोई न्यूज है तो आप danish.mahajan88@gmail.com पर शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसे शो में शामिल करने की। आपकी न्यूज ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे आपको मालूम है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो उसमें एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के ऊपर कुछ सवाल पूछे गए और जो मिनिस्ट्री से जवाब आए तो वो हम सबके लिए जानने बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन क्या फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, क्या कुछ उसने वाकई अचीव किया है या नहीं किया है। तो इन सबके जो ऑफिशियल जवाब है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको पूरी फाइल चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं danish.mahajan88@gmail.com पर। तो क्या पार्लियामेंट में हुआ उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। बहरहाल जो क्वेश्चन पूछे गए, डॉक्टर शिवा बसन और श्री इलामरम करीम साहब ने ये सवाल पूछे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से। सवाल 1 कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का करंट स्टेटस क्या है। सवाल नंबर 2 जो 2015 में टारगेट सेट किए गए थे उनके बारे में बताएं। सवाल नंबर 3 उस पर क्या काम हुआ, क्या प्रोग्रेस है अभी तक की, उसके बारे में हमें डिटेल्ड बताएं। क्या इन टारगेट्स को रिवाइज किया गया, अगर किया गया तो उसके बारे में भी बताएं। जो रेलवे ने अपने शुरुआती सालों में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अंतर्गत जो टारगेट सेट किए थे क्या उन्हें पूरा कर लिया गया, अगर नहीं किया गया तो क्यों, उसके कारण बताएं। अब आ जाते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर। आंसर इन क्वेश्चंस को किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सुश्री प्रतिमा भौमिक जी ने, जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर 2015 को ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। इसका जो टारगेट था वो था यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी को अचीव करना, ट्रांसपोर्टेशन हो या बिल्ड अप एनवायरनमेंट हो या इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन हो, इन तमाम चीजों को एक्सेसिबल बनाना। उन्होंने बताया कि आज की डेट में बिल्ट अप एनवायरनमेंट को एक्सेसिबल बनाने के लिए स्टेट्स और यूटी को 484.26 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए और उनका काम था 1182 जो आइडेंटिफाइड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उनको एक्सेसिबल बनाना, और उनमें से 492 बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बना दिया गया है। तो 15 स्टेट में 492 बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बना दिया गया है। बाकी इसकी जो डिटेल है वो इस फाइल में है, तो इतना लंबा तो नहीं पढ़ सकता हूँ, मोटा मोटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बताया जो बी कैटेगरी के रेलवे हैं 7 शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज, प्रोविजन ऑफ रैंप एंड रेलिंग फॉर बैरियर फ्री एंट्री, ईयर मार्किंग एट लीस्ट 2 पार्किंग लॉट जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के व्हीकल्स हैं उनके लिए बनाई गई हैं। जो प्रोविजन है नॉन स्लिपरी वॉकवे, जो पार्किंग से लेके स्टेशन बिल्डिंग तक नॉन स्लिपरी वॉकवे बनाए गए हैं। हर रेलवे में एक एक्सेसिबल ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेसिबल टॉयलेट को एस्टेब्लिश किया गया है। और लॉन्ग टर्म के लिए इंटर प्लेटफॉर्म जो हम ट्रांसफर करते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर 603 रेलवे स्टेशन में इन्हें एक्सेसिबल बनाया गया है। 603 रेलवे स्टेशन में इन्हें एक्सेसिबल बनाया गया है। तो मोटा मोटा जो रेलवे कह रहा है कि कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए गए हैं, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए गए हैं। शॉर्ट टर्म में उन्होंने बताया कि जैसे एक्सेसिबल वाटर टैप है, एक्सेसिबल टॉयलेट है, रैंप है और जो नॉन स्लिपरी वॉकवे हैं पार्किंग से लेके स्टेशन तक जाने के लिए बनाए गए हैं। और लॉन्ग टर्म में रेलवे के अंदर चीजों को एक्सेसिबल किया गया कि रेलवे जो स्टेशन के अंदर आराम से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाया जा सके। जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो कहती है कि हमने 35 इंटरनेशनल और 55 डोमेस्टिक एयरपोर्ट को पार्शली एक्सेसिबल बना दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने जो जानकारी दी है वो मैं शेयर करता हूं आपके साथ। उन्होंने कहा है जुलाई 2021 तक उन्होंने कहा कि आउट ऑफ 1 लाख, उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशनल बसेस हैं 1,47,096 उनमें से 44,153 बसों को एक्सेसिबल बना दिया गया है, लगभग 30%। तो उनमें से उन्होंने कहा है कि लगभग 8,000 जो बसेस है वो पूरी तरह से एक्सेसिबल है। तो 44,000 लगभग बसें उन्होंने बताया कि जो है पार्शियली एक्सेसिबल है और 8,443 फुली एक्सेसिबल है। यानी सिर्फ 5% ऐसी बसें हैं जो पूरी तरह से एक्सेसिबल हैं। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में चीजें एक्सेसिबल करने के लिए लगभग 23 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया। 23 करोड़ 52 लाख रुपए इन्हें एलोकेट किया गया। इनका काम था स्टेट यूटी की जो वेबसाइट्स हैं उन्हें एक्सेसिबल बनाना। कहा गया है कि लगभग 590 वेबसाइट्स को ऑलरेडी एक्सेसिबल बना दिया गया है। 95 जो सेंट्रल मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेसिबल बना दिया गया है। जो एक्सेसिबिलिटी है टीवी में उसको जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट है उन्होंने जो बताया है वो मैं शेयर करता हूं। उन्होंने कहा है कि 19 न्यूज चैनलों ने 2,447 एक्सेसिबल न्यूज बुलेटिन ब्रॉडकास्ट किए हैं। एक्सेसिबल न्यूज बुलेटिन 2,447 19 न्यूज चैनल्स ने ब्रॉडकास्ट किए हैं। जबकि एंटरटेनमेंट कैटेगरी में, जर्नल एंटरटेनमेंट कैटेगरी में 3,600 तो 17 जर्नल एंटरटेनमेंट कैटेगरीज में 17 चैनल्स ने 3,686 यानी 3686 एक्सेसिबल स्केड्यूल प्रोग्राम इंक्लूडिंग मूवीज एंड स्टफ। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने बताया है कि लगभग उन्होंने 104 लोगों को साइन लैंग्वेज का डिप्लोमा दिया गया है। उन्हें इंडियन साइन लैंग्वेज में ट्रेन किया गया है और 104 लोगों को पूरी तरह से ट्रेन किया गया है इंडियन साइन लैंग्वेज में और उन्हें डिप्लोमे भी दिए गए हैं। ये डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद जो स्टूडेंट्स है वो टीचर बन सकते हैं डेफ स्कूल्स में। तो इनका कहना आगे है कि लगभग 1062 जो मेट्रो स्टाफ है, स्पेशल एजुकेटर है, टीचर हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको ट्रेन किया गया है। इन सबको जो 1062 ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेटर, उन सबको साइन लैंग्वेज में ट्रेन किया गया है। अभी तक जो इंटरप्रेटर डायरेक्टरी है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 326 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं। आगे कहा गया कि जो टारगेट्स है वो टाइम टू टाइम रिवाइज किए जाते हैं, एक्सटेंड किए जाते हैं, उसको नोटिफाई कर दिया जाता है। जो लास्ट सेंट्रल एडवाइजरी मीटिंग हुई थी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को लेके, उसकी जो डेट थी वो 15 जून, उनके जो टारगेट्स 15 जून 2022 तक बढ़ा दिए गए थे। तो रेलवे कह रहा है कि ये हमारी कमिटमेंट है कि हम डिसेबल्ड के लिए रेलवे एक्सेसिबल बनाएंगे। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, तो इसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। आई थिंक ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगर किसी को पूरी डिटेल चाहिए तो मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये कुछ आंकड़े थे जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाए और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। धन्यवाद।
उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुतल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से भारत में मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या पर किया गया सवाल। मुंबई की एक व्हीलचेयर यूजर ने दिलाया शहर का पहला पूरी तरह डिसेबल फ्रेंडली रोड। गोवा में सरकारी कामकाज के लिए डिसेबल्स फुल बॉडी फोटोग्राफ की जगह अब दे सकेंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दिलचस्प खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस सीख रही साइन लैंग्वेज। यूपी के पॉपुलेशन बिल को मिला सुझाव, 2 बेटियां या 1 दिव्यांग बच्चे के होने पर तीसरे बच्चे की हो अनुमति। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।